जो लेमैन है उसको नहीं पता चल रहा है उसकी गाड़ी में 20% इथेनॉल डल रहा है, 80% पेट्रोल डल रहा है। तो इससे कोई गाड़ी की परफॉर्मेंस में या रिलायबिलिटी में भी इश्यूज आ रहे हैं? सर डेफिनेटली आ रहे हैं उसके अंदर। जब आपका पेट्रोल है ही नहीं है और एथेनॉल डला हुआ है, कुछ मायापुरी वाले क्या करते हैं, वो सीधा सैंपल किया, टाइमिंग मिलाई और किसी भी कस्टमर को प्रोवाइड कर दे रहे थे। जब हम लोग तैयार करते हैं, इवन मैं खुद नहीं बता पाता कि यार ये गाड़ी रिपेयर है या नहीं है, आप बताओगे कैसे? ओवर बिलिंग भी होती है वर्कशॉप में जहाँ बहुत ज्यादा होती है। जैसी वारंटी खत्म होती है, फिर आप ओएम दूसरी कंपनी में जाके जब आप सस्पेंशन और ब्रेक का काम करवाते हैं तो वो कम चलता है। सबसे टफ गाड़ी का प्रोजेक्ट जिस पे आपने काम किया? हमारे लिए जो टफ टास्क था वो एक फरारी थी 458 इटालिया। वो गाड़ी की वजह से पूरी गाड़ी डेड पड़ी थी। Hi everyone, welcome to our podcast where German engineering meets Indian passion for modification. I'm Swapnil, founder of Cartel, where we modify German automobile cars, Mercedes, BMW, Audi, and retrofit them from old shape to new shape conversion using our high quality body kit and other retrofitment parts. आज के जो हमारे गेस्ट रहने वाले हैं, he has experience of more than 20 years and ये BMW के दिल तक इन्होंने खोल के सारे काम कर रखे हैं। एज इन इन्होंने फ्रॉम इंजन रिपेयर्स to servicing to maintenance to suspension to body work, he's seen it all, he's done it all। and आज के पॉडकास्ट में हम आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं about car transformation, how to maintain it, how to get it serviced and क्या मार्केट में स्कैम्स चल रहे हैं जिससे आप बच सकते हैं। so let's get started on the podcast। please welcome Mr. Vijay। thank you so much विजय जी for joining us। आज पॉडकास्ट करने का आपने मौका दिया। अब भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। राधे राधे कृष्णा। विजय जी थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, कैसे इस फील्ड में घुसे आप, थोड़ा अपना बैकग्राउंड? असल के अंदर मुझे बचपन से ही गाड़ियों का बड़ा शौक था और मैंने अपनी फील्ड को जो जाना उसके लिए थोड़ा टाइम लगा। शुरू से मैं एजुकेशन में इतना इंटेलिजेंट नहीं था, पर मेरी साइंस बड़ी अच्छी थी। तो जब पढ़ लिख के निकले, डिप्लोमा क्लियर किया, मैंने आईटी से पास आउट हूँ। वैसे मैं आईटी जो होता है वो कंप्यूटर लाइन से होता है। तो मैंने 3 साल का वो डिप्लोमा किया, फिर मैंने 3 साल गवर्नमेंट जॉब भी की है। जी। तो गवर्नमेंट जॉब करने के बाद असल में मेरा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बचपन से मुझे दिखता आ रहा था कि मेरा गाड़ी में बड़ा इंटरेस्ट है। तो जॉब करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार शायद मैं इसके लिए बना नहीं हूँ। तो मैंने वहां से रिजाइन किया और मैंने जो अपनी फर्स्ट जॉब की वो पहले ऑडी में की। ऑडी में एज ए ट्रेनी। तो मैंने वहां से 6 मंथ की ट्रेनिंग ली और गाड़ियों के बारे में बड़ा पढ़ता था। मैंने मैगजीन, इंटरनेट, और जब लोगों ने आज भी नाम ना सुना है वो गाड़ियों के बारे में मैंने बड़ा पढ़ा। पगानी, जोंडा और फरारी, एंजो फरारी, उनके बारे में, फरारी के बारे में, लैम्बोर्गिनी के बारे में। ये मैं आपको कहानी 2001, 2004, 2005 की बता रहा हूँ। फिर ऑडी के बाद सर फिर नेक्स्ट स्टेप कहाँ पहुंचे फिर ऑडी में काम करने के बाद? ऑडी के बाद सर फिर मैंने जॉब लैम्बोर्गिनी में की, बेंटली में की और फिर BMW और ऑडी, BMW ऑडी चलता रहा। 2020 के बाद मैंने फिर अपनी वर्कशॉप डाल ली। कोई क्लाइंट है, कोई कस्टमर है या आपको कोई फ्रेंड है जो अपनी गाड़ी 10-15 साल तक मेंटेन और प्रेस्टिजियस कंडीशन में रखना चाहता है, तो क्या 2-4 टिप्स हैं उसको वो, ताकि अच्छे से मेंटेन रहे, उसकी गाड़ी गुड एज न्यू? सर सबसे पहले तो ये कि आप कोशिश कीजिए कि ओएम कंपनी के अंदर ही जाके आप अपनी गाड़ी को चेक करवाएं, सर्विस करवाएं, जो भी है। अगर आफ्टर वारंटी, जब आपकी वारंटी नहीं रहती है, फिर आप एक अच्छे से टेक्नीशियन से करवाइए जहाँ पे रिलायबल हो। मैंने अच्छी गाड़ियों को भी खराब होते देखा है। एज पर जो टेक्नीशियन है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, छोटी गाड़ियों को करते करते मैंने बहुत से देखे हैं जो वायरिंग को निकालने से ज्यादा अच्छा उन्होंने वायरिंग को काटना पसंद किया। अच्छा। बल्कि मैंने खुद नहीं देखी थी एक गाड़ी, मैं खुद देखने गया, मैं यार क्या कर रहा हूँ ये सब चीजें। वहां से फ्यूल भी लीक होगा और आग लगने के चांसेस ज्यादा है। तो गाड़ियों का सत्यानाश तो वो खुद ही कर दे रहे हैं। सेकंड, अगर आपको और अच्छे से गाड़ी रखनी है तो आप कोशिश कीजिए कि जो ड्राइव करने वाले ड्राइवर हैं, वो चाहे घर के फैमिली मेंबर हैं, उसके अलावा आप अपने फ्रेंड सर्कल को अवॉइड कीजिए। मतलब ड्राइव करने वाले लोग कम होने चाहिए। मतलब सिंगल हाथ की गाड़ी हो, एक या दो लोग फैमिली मेंबर हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं गाड़ियां खराब हो जाती है। टाइमली सर्विस, रेगुलर मेंटेनेंस ओईएम में हो पाए तो बढ़िया, वरना एक नियर बाय फ्रेंडली वर्कशॉप जहां आपका ट्रस्ट बना हुआ हो। जी। एक चीज और मैं बोलूंगा मैं आपको, आपका समर है चाहे विंटर है, गाड़ी को वार्म अप करके हमेशा चलाइए। अगर आपका समर सीजन आ रहा है तो आप थोड़ा कम वार्म अप कर सकते हैं, मगर विंटर के अंदर आपको हर 2 घंटे बाद अगर आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है तो मैं रेकमेंड करूंगा वार्म अप करके चलाइए, ताकि आपका इंजन एक मेंटेन टेम्परेचर पे आ जाए और इंजन और ट्रांसमिशन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से रहे। इसमें अब जैसे हम सर्विस करवाने जाते हैं, अब मैंने भी बड़ी गाड़ियां खरीदी और बेची हैं, तो इसमें जो इंजन ऑयल आते हैं उसमें भी ना 5W30 और 5W40
जी तो जो लास्ट में 30 और 40 है, सर्दियों में अलग डलवाना चाहिए, गर्मियों में नहीं अलग नहीं डलवाना चाहिए, या ये कैसे? सर एज पर कंट्री डिपेंड है। आपका कंट्री के अंदर टेम्परेचर क्या है। हमारे यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है वो 30 और 40 की है, 5W30 और 5W40। और अगर आपका पेट्रोल है तो वो 0W पे आ जाता है, हाई परफॉर्मेंस के लिए अलग से है। मगर आपको ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि आपकी गाड़ी में ऑयल क्या डल रहा है। यहाँ पे कई कंडीशन के अंदर ऑयल आता है, आपका सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक और आपका नॉर्मल नॉर्मल ऑयल है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा फुली सिंथेटिक फुली इंजन ऑयल सिंथेटिक। डलवाइए। सर अब जी जैसे आप देख रहे हो कि इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है पेट्रोल में, जी तो जो पुरानी गाड़ियां हैं विच आर नॉट मेड फॉर इथेनॉल, मतलब जी 20% इथेनॉल, उनका इंजन कैपेसिटी नहीं है कि वो 20% इथेनॉल सह पाए। तो जी आपके पास भी कोई ऐसे केसेस आए हैं, या आपको परफॉर्मेंस डाउन लग रही है जब से इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल? क्योंकि अब जो लेमैन है उसको नहीं पता चल रहा है, वो तो पेट्रोल डाल दो जाके जी बोल देता है, पर उसकी गाड़ी में 20% इथेनॉल डल रहा है, 80% पेट्रोल डल रहा है जी सिर्फ। तो इससे कोई गाड़ी की परफॉर्मेंस में या रिलायबिलिटी में भी इश्यूज आ रहे हैं? सर डेफिनेटली आ रहे हैं उसके अंदर। जब आपका पेट्रोल है ही नहीं है और एथेनॉल डला हुआ है तो आ रहे हैं कैसेस। मगर मैं इस चीज को मैं इसके अंदर समझ नहीं पाया कि बस हमने रिकमेंडेशन यही की है कि आप जो रिफाइंड ऑयल है वो डलवाइए, जो बहुत अच्छा है, जो 95 ऑक्टेन है या 90 ऑक्टेन है। हमने वो रिकमेंड किया कि उसके अंदर एथेनॉल नहीं आता है, इथेनॉल तो नहीं आता है। आपका उसका ऑक्टेन बड़ा अच्छा है। तो थोड़ा सा कॉस्टली लगता है मगर आपका इंजन बच जाता है उसके अंदर, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस कार है और उसके अंदर कंबर्शन अच्छे से नहीं हो रहा है और आपके एथेनॉल की वजह से तो इंजन डैमेजेस होने के चांसेस है। सो हम तो उन्हें वही बोलते हैं कि 90 और 95 ऑक्टेन आप डलवाइए, Right. तो उससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट बहुत ज्यादा हद तक हुई है। और सर जब हम, जैसे आपने ऑडी का भी इंजन का काम किया था, तो जब हम ये इंजन रीबिल्ड करते हैं, तो आप इंजन स्वैप रिकमेंड करते हैं या इंजन रीबिल्ड रिकमेंड करते हैं? सर रिकमेंडेशन है जब आप इंजन नया ला के दोगे तो। इंजन तो हम नया ले आएंगे, हाँ जी। बट वैसे आप? सर मैं खुद, हमने, मेरे पार्टनर ने 3 सीरीज ली थी तो मैंने उनको रेकमेंड किया गाड़ी लेते ही कि यार इंजन इसको ना डिसमेंटल कर। वो कह रहा पागल हो गया तू, गाड़ी अभी तो ली है। मैं कहा नहीं यार, मुझे फेथ नहीं है। असल के अंदर ना वो गाड़ी हमने फ्लडेड गाड़ी ली थी और वो किसी और टेक्नीशियन ने उसका इंजन किया था। तो मेरे पार्टनर ने माना नहीं और 15 दिन बाद उसकी क्रैंक सीज हो गई थी, तो हमने दोबारा उसका इंजन किया। फिर मेरे पार्टनर ने भी बोला कि यार तेरी जुबान काली है। मैं कहा नहीं यार, क्योंकि जब हमने मायापुरी में, मैं सब ये नहीं बोल रहा कि सभी मायापुरी वाले गलत हैं, कुछ मायापुरी वाले क्या करते हैं, उन्होंने कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है। आपको पता है जब इंजन करते हैं स्पेशल टूल, प्रॉपर टॉर्किंग, नए पार्ट्स कौन से डालने कौन से नहीं डालने, वो सीधा सैंपल किया, टाइमिंग मिलाई और गाड़ी को इंजन को असेंबल करके और किसी भी कस्टमर को प्रोवाइड कर दे रहे। तो मैं बिलीव नहीं करता इन चीजों पे ना, आंखों देखी मैं ये सब चीजें नहीं करता तब, क्योंकि जब मुझे नॉलेज है तो मैं तो रिकमेंडेशन करता हूँ कि अगर मेरे पास इंजन सैम्पल भी है ना तो मैं उसे डिसमेंटल करूँ। मेरा कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता उसके अंदर, 2 या 3 डेज मैक्सिमम। सो उसको फिर दोबारा रीसेंबल करके फिर दोबारा इंस्टॉल करना मैं रिकमेंडेशन करता हूँ। हाँ, अगर आप नया इंजन मंगवा के दे रहे हैं, ब्रांड न्यू है, तो मेरी फुली रिकमेंडेशन है आप स्वैपिंग कीजिए। जैसे मार्केट में मैंने भी कार सेल परचेज करी है, एक्सीडेंटल गाड़ी की कीमत बहुत कम होती है, और एक ना धोखे वाली बात जो होती है ना, मैं ये भगवान से बहुत डरता हूँ, तो मेरे को ना धोखा करना पसंद है और साफ सीधी बात करना पसंद है। बट जो मेरा मन है ना, मेरा मन है, बहुत लोग ये एक्सीडेंटल गाड़ी हम बनाते हैं, पार्ट्स देते हाँ हैं, जी मैं इम्पोर्ट कर करके उनको सारा माल ला के देता हूँ। मेरा मन है 2-3 अपनी भी गाड़ियां बनाई जाए, माइनर एक्सीडेंटल उठा के, मेजर नहीं, माइनर एक्सीडेंटल उठा के बनाई जाए, और थोड़े 6-8 महीने चलाई भी जाए, पूरी रिलायबिलिटी चेक करने के बाद हम सेल करें। कि मैं देखता हूँ यूएस यूरोप में तो ये काम इतना बढ़िया तरीके से लाइव हो रहा है, यूट्यूब पे लोग वीडियो बना रहे हैं ये काम करते हुए, मतलब लिम्बोर्गिनी वगैरह उठा के ये काम कर रहे हैं वो लोग बाहर, और अपने गराज में कर रहे हैं। मैं खुद इस चीज को रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपको 30 लाख रुपए लगाने तो मैं कहता हूँ आप 20 लगाओ, आपका 10 तो बचे ना। मैंने बहुत सी ऐसी गाड़ियां उठाई, खुद अपने लिए भी उठाई है कि जिसके अंदर इंजन डैमेज है, हमने इंजन उसको असेंबल किया और फिर गाड़ी एकदम रिलायबल, एकदम मस्त। अगर छोटे मोटे डेंट है, कुछ गाड़ियां टोटल लॉस हो जाती है, बम्पर लगा हुआ है, रेडिएटर लगा हुआ है आपके पास, हमारे पास यहाँ पे 7 सीरीज आई हुई है, इवन हम उससे रिपेयर करके दिखाएंगे आपको। मतलब प्रॉपर जेन्युइन तरीके से रिपेयर की, कोई देख के ये भी ना कह दे कि यार ये रिपेयर है। और सेफ्टी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, इवन आप भी बता रहे थे कि एयर बैग का कवर लिया, सिर्फ एयर बैग नहीं मांगा उन्होंने, सिर्फ कवर मांगा, अंदर का मटेरियल नहीं मांगा। भगवान ना करे जब एक्सीडेंट हो रहा तो वो कवर कुछ काम नहीं आएगा, वो अंदर का एयर बैग है जब वो बाहर निकलेगा वही हमें सेफ रखेगा। तो वो सब चीजें
मैं भी सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और आई विश कि हमारे जो लोग भी देख रहे हैं वो भी ना करें कभी। करेंगे सर। जी एक आदि ना ऐसा करते हैं, इसी साल में 2-3 एक्सीडेंटल ऐसी गाड़ियां उठाते हैं, माइनर एक्सीडेंट, जी मेजर नहीं, जी उनको रीबिल्ड करते हैं, 2-2 जी महीने चलाते हैं, हजार जी। हजार किलोमीटर टेस्ट ड्राइव करते हैं, फिर उनको मार्केट में उतारेंगे। कोई नहीं है। अभी भी एक गाड़ी हुई थी हमारे पास मर्सिडीज, वो एज ए टोटल लॉस ही थी, जिसके अंदर इंजन डैमेज था फुली। हमने अभी इंजन भी सैंपल किया, उसी के अंदर हमने कस्टमर से पूछ के उसके डेंट पेंट किए। विंडशील्ड के लिए तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जब आपका इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योर्ड है ही, तो आप विंडशील्ड कंपनी के अंदर ही डलवाइए ओईएम। तो गाड़ी 101% जेन्युइन है एकदम। क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या चीजें हैं जिनसे हमें मार्केट में बचना चाहिए, जो अदर वर्कशॉप्स में होती हैं? मोस्टली कस्टमर क्या करते हैं, नेट पे थोड़ा उन्होंने सर्च किया और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली उन्हें, फिर वो इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में पूरा कैलकुलेट करके फिर वो कुछ हमें बताने लग जाते, नहीं ये तो ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। पार्ट्स की कॉस्टिंग नहीं पता होती उन्हें, पहली बात। चाइना के अंदर आपको 10 रुपए का पार्ट भी मिल रहा है, और वही सेम पार्ट आपको 1000 रुपए का भी मिल रहा है। इसके बीच के पार्ट भी मिल रहे हैं उसको आपको 10 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का। फिर उन्हें ये नहीं पता कि आप पार्ट क्या डाल रहे हैं, पार्ट डाल रहे हैं तो वो उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है। डायग्नोसिस से ही नहीं होता ना, हाँ जी हाँ क्योंकि जी, हमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है डेफिनेटली। कि ये नहीं है तो अभी ये है। जैसे अब एग्जांपल तौर पे आप इंजन माउंटिंग बोल दीजिए, मेरी खुद की परचेजिंग मान लो माउंटिंग की 14,000 रुपए आ रही है, जो एक अच्छी इंजन माउंटिंग है, जो मैं बोल सकूं कि ये 2-3 साल चल जाएगी बहुत अच्छे से। और मेरी खुद की परचेजिंग 14,000, तो वो बोल रहे हैं कि मुझे 7,000 रुपए का मिल रहा है ये पार्ट। तो आप बताइए सर, वो 7,000 रुपए में जो दे रहा है वो क्या दे रहा होगा। अभी लास्ट टाइम मेरी एक मेरा कुलीग था, मेरी उससे बात हुई, मैं कहाँ जाके आया था, वो कहता मैं सर्विस करके आऊँ। तो BMW 5 सीरीज की सर्विस करके आए हैं वो साहब 6,000 रुपए में। 6,000 रुपए में अगर उसमें 7 लीटर इंजन ऑयल डलता, तो मैं अगर मोटा मोटा जाऊँ 1,000 रुपए लीटर मिनिमम कॉस्टिंग लेके जाऊँ, तो आपका 7,000 रुपए का तो इंजन ऑयल हो गया। उसने 7,000 रुपए में क्या डाला होगा, वो गाड़ी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, मगर वहां पे कस्टमर ने जो उसको अप्रूवल दिया और अप्रूव किया कि हाँ तू 7,000 रुपए में कर दे आगे, तो ये भी गलत है। फिल्टर्स हैं और ये सब है, वो सब बहुत सी उसने चीजें हैं, मुझे कॉपी नहीं डाले पता, होगा, कैसे डाला होगा। वो मुझे नहीं पता ये सब चीजें। और ओवर बिलिंग भी होती है वर्कशॉप्स में, जहाँ बहुत ज्यादा होती है सर, बहुत गलत ज्यादा होती डायग्नोस है, दिखा बहुत देते हैं। ज्यादा गलत डायग्नोसिस भी होते हैं, कई बार डायग्नोसिस बड़े भी होते हैं जिसके अंदर हमें भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मगर हमने जो एक वर्बली या हमने एक जुबान दी होती है क्लाइंट को कि सर इतना बिलिंग आ जाएगी। मेरी बहुत सी ऐसे कई बार हुई है मेरे साथ कहानियां, जिसके अंदर हमारे साथ इंटरनल भी बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाते हैं, जिसके अंदर हमने कस्टमर को करके दिया है। मुझे आज भी याद है, कंपनी ने ऑडी कंपनी ने एक 7 सीरीज का बिल बनाया था, कोटेशन दी थी। BMW ने, नहीं ऑडी ने, ऑडी ने 7 सीरीज का, सॉरी ऑडी ने Q7 का, Q7 का रियली सॉरी, ऑडी ने Q7 का एक एस्टिमेट बिल बना के दिया था कि 175 के अंदर हम ये सारा काम करके दे देंगे। आप यकीन मानिए वो 17 जब हमने उसको खोलना शुरू किया इंजन को, तो वो 175 का वो हमारा 2.5 लाख से ऊपर तक का चला गया था। तो हमने करके दिया, पर कस्टमर ने कहा कि मेरी तो आपसे और मेरा तो ये इतने में डील हुआ था कि हुई इतने थी। में काम। हमने कहा ठीक है कोई नहीं, कोई इशू नहीं, आप हमें करके दीजिए, हम आपको करके देंगे। उन्होंने हमें उतनी पेमेंट की, हमने वो पूरा काम करके दिया उनका। तो ऐसा कई बार हो जाता है हमारे रिलेशन भी साथ। बनता है ना सर, जी चेंज जी शुरू होती है, जी कमिटमेंट पे स्टिक जी। करें तो और बेटर मैं है। स्कैम की अगर आप बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जब गाड़ी आपकी प्रोडक्शन से बन के आती है, जब आप नई गाड़ी लेके आते हैं, वो कोई भी ब्रांड हो सकता है, जब आप गाड़ी को लेके आ रहे हो तो आप खुद देखेंगे, जब तक गाड़ी आपकी वारंटी में है, आप खासकर ब्रेक्स और सस्पेंशन को लेके आप अपने आस पड़ोस में बोलते हैं कि यार ये गाड़ी का सस्पेंशन बड़ा अच्छा है, ब्रेक्स बड़ी अच्छी हैं, और आपको गाड़ी यही लेनी चाहिए। जैसी वारंटी खत्म होती है, फिर आप ओएम उसी कंपनी में जाके जब आप सस्पेंशन और ब्रेक का काम करवाते हैं, तो वो कम चलता है। ये भी एक स्कैम है जो लोगों को पता नहीं है। वो इसलिए कम चलता है ताकि कंपनी का खर्चा चलता रहे और काम आता रहे, रोटेशन से काम आता रहे। ओईएम में भी आप कह रहे हो कि सेकंड ग्रेड पार्ट्स होते हैं? हाँ होते हैं। अच्छा जी, हम फेस करते हैं, हमने खुद कंपनी में देखा है। वही शोकर आपका 5-5 6-6 साल चल रहा है, और जब उसी कंपनी में रह के मैंने डाला है, तो वो 1 साल 1.5 साल 2 साल बस, इससे मैक्सिमम ज्यादा चलते ही नहीं है। वो खराब होगा नहीं तो वो चलेगा नहीं। सर, अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो BMW, मर्सिडीज, ऑडी में से आपको सबसे इंजॉयबल कौन सी लगती है? एंजॉयबल BMW ऑल टाइम, BMW माय फेवरेट। फॉर मी आल्सो सर, BMW सबसे बढ़िया रहती है। शॉफर ड्रिवन मर्सिडीज ठीक है जी, ऑडी फॉर सम रीजन सर मेरे को इतना मजा नहीं टेक्निकल आता। बहुत अच्छी गाड़ी है। अगर आपको टेक्निकल किसी को टेक्निकल काम हाँ। सीखना है और आपको अच्छा मैकेनिक बनना है, तो ऑडी से बेस्ट कोई कार नहीं अच्छा, है। जी, इवन मर्सिडीज भी। इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती जी, हैं ऑडी ज्यादा के रिपेयर में? कॉम्प्लिकेशन दोनों में। मैंने सुना है ऑडी की टेक्नोलॉजी भी बहुत टेक्नोलॉजी आगे है।
बीएम की टेक्नोलॉजी आ गई। बीएम की टेक्नोलॉजी जी। आ गई एंड इजियर टू मेंटेन एंड रिपेयर भी बीएमडब्ल्यू है। बीएमडब्ल्यू है। क्योंकि सर मैं मेरे पास भी ना सोर्सिंग बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज की ज्यादा अच्छी है, जी ऑडी की थोड़ी रिलेटिवली जी। कम है। एक कोई ऐसा गाड़ियों का ट्रेंड जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद? इलेक्ट्रिक कार। इलेक्ट्रिक कार नहीं पसंद? पर जनरेशन के हिसाब से सही है। इलेक्ट्रिक कार मुझे इसलिए नहीं पसंद क्योंकि जो साउंड है ना गाड़ियों का, नेचुरल एस्पिरेटेड का, या आप फिर उसको मॉडिफाई करके डालते हो ट्विन टर्बो, जो साउंड है असल के अंदर वही एक मजा है, जो वो थ्रिल आता है ना वो साउंड की वजह से। जब गाड़ी के अंदर कंबर्शन हो रहा है और एग्जॉस्ट बाहर निकल रहा है, उससे एक साउंड जनरेट हो रहा है, आपकी फ्लेम जनरेट हो रही है, वो इलेक्ट्रिक कार में नहीं है। आप इलेक्ट्रिक कार में टॉर्क ले लोगे बहुत अच्छा, स्पीड अच्छी ले लोगे, अगर जो इंजन है वो इंजन ही है। जो हमारे 19s के लोग हैं, जो यूएसए में चले जाइए आप, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ आप, अब जितनी भी जो कार लवर कंट्रीज है, मसल्स कार को बहुत पसंद करते हैं, बड़े बड़े इंजन को वो आज भी पसंद करते हैं। बल्कि यूएसए में तो हम लोग डीजल को प्रेफर नहीं कर रहे कि डीजल से पोल्यूशन हो रहा है। वहां पे जाके आप डीजल कार को देखिए, टर्बो लगा के सुपर, मतलब इतना ज्यादा टॉर्क ले रखा है, आपकी पेट्रोल कार बीट नहीं कर पाएगी उनको। तो इंजन ही है, बड़े ऑसम से, मुझे बहुत प्यार है इंजनों से, बहुत प्यार है। सर आप नॉर्मल एक जैसे एक करोला ऑल्टिस 1.8 गाड़ी जो है जी उसमें आप टर्बो है नहीं गाड़ी में, आप जी। लगा सकते हैं सर टर्बो, उसका कंपैटिबल टर्बो अगर हम मंगा लिया जाए? देखिए सर, हो तो सब जाएगा। आप स्टेज 2 स्टेज 1 ये सब चीजें वो चल तो ही रही है हाँ जी। आजकल, टर्बो में भी चल रही है, तो कोई मुश्किल कहानियां नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम लोगों को लगता है कि शायद बहुत सी चीजें, जब मैं खुद फरारी लैम्बोर्गिनी में नहीं आया था तो मेरे लिए भी एक सपना था कि यार ये फरारी लैम्बोर्गिनी जैसी भी कोई कार होती है। और आज आप देखिए ना, मतलब इंडिया में हमारे टेक्नीशियन, खुद मैंने मेरे खुद सर्कल के अंदर है जो खुद प्लांट्स के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ पे लैम्बोर्गिनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, असेंबल हो रही है। तो ये हमारे लिए ड्रीम था तब तक, जब तक हम इसके पास नहीं थे। आज ये सब चीजें पास है तो सब कुछ है। आज मैंने दिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे लोग देखे जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, स्टेज 2 पे लेके जा रहे हैं, स्टेज 1 स्टेज 2, पता नहीं कितनी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ा दे रहे हैं। भयंकर लोग हैं, जबरदस्त, मेरे लिए तो बड़े अच्छे लोग हैं। तो मेरे लिए आज वैसी जैसे जैसे भगवान को ढूंढना है, तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है इन सबको देख के। कोई सर सबसे टफ गाड़ी का प्रोजेक्ट जिस पे आपने काम किया हो? प्रोजेक्ट तो कोई भी टफ नहीं है, बस हमारे लिए मेनली पार्ट्स को अरेंज करना रहता है और कस्टमर के लिए टाइम कम रहता है। वो कंपनी के अंदर तो जाके बड़े आराम से बोल देते हैं कि हमारी गाड़ी 6 महीने खड़ी, साल खड़ी है, मगर उनकी एक्सपेक्टेशन हमारे पास आके बड़ी जल्दी रहती है कि कम से कम अगर हमने बाहर दी है गाड़ी तो वो जल्दी से जल्दी दे। मगर यही सब चीजें हैं। और हमारे लिए जो टफ टास्क था वो एक फरारी थी 458 इटालिया, उसके अंदर हमने ईसीएम रिपेयर किया था, जो इंडिया में मेरे ख्याल मुझे नहीं लगता बहुत इम्पॉसिबल था। और वो गाड़ी चूहों की वजह से पूरी गाड़ी डेड पड़ी थी, और हमने उस प्रोजेक्ट को बड़ी शिद्दत से किया और बड़ा टाइम लगा, कस्टमर को समझाया ये सब चीजें। कस्टमर हम पे भी चिल्ला रहे थे कि ये गाड़ी हो नहीं रही है तुमसे, नहीं हो रही तो आप बाहर दे दीजिए। असल के अंदर वो उठ के बाहर से आई थी गाड़ी, फरारी से भी आई थी, और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बड़े 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 योद्धा भी थे उसमें, जो मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टफुली आदमी है वे लोग सब। तो हमारे लिए बड़े मजेदार था, वो टफ नहीं था पर मजेदार था जी। कोई ऐसी मॉडिफिकेशन या कोई पर्सनल ऐसी कोई गाड़ी का मैकेनिकल काम जो आप सबको कहते हैं अपनी गाड़ी में टाइम टू टाइम, या मतलब एक कोई काम तो करवाना चाहिए? सबसे पहले वो तो बच्चा बच्चा जानता है कि सर्विस तो आपको टाइम टू टाइम करवानी चाहिए। आप फ्यूल के अंदर आपका जो एडिटिव वगैरह थे वो डलवा लीजिए, ज़्यादा नहीं डलवाना चाहिए। उस पर रिकमेंडेशन है कितने टाइम पे कितना कितना डलवाना चाहिए। और आपको रबिंग वगैरह करवा लेनी चाहिए बॉडी से लेकर रिलेटेड। आपको इंटीरियर क्लीनिंग करवा लेना चाहिए। इफ पैसे की कोई दिक्कत नहीं, आपकी ड्रीम कार कौन सी है? लैम्बोर्गिनी गलाडो, निसान जीटीआर। थोड़ा फ्यूचर के बारे में बताएंगे सर, कहाँ आप अपने प्रोजेक्ट को लेके जाना चाहते हैं, क्या फ्यूचर में आपने थोड़ा सोच रखा है? सर फ्यूचर प्लान के लिए तो सबसे पहले मैं जिस स्टेट से हूँ तो मैं हरियाणा से हूँ और मैं बॉर्डर से हूँ पंजाब के। तो मैंने बेसिकली पंजाब के अंदर देखा, जो मैं सबके लिए नहीं बोल रहा कि सभी नहीं है, मगर जो लोग हैं वो सबको पता भी है नशे बहुत ज्यादा चल रहे हैं वहाँ पे। जो आज की यूथ जनरेशन है और जो जनरेशन है वो क्या करती है, उन्हें बाहर जाने का बड़ा चस्का है, बाहर जाना है, बाहर जाके काम करना है। इंडिया में बहुत काम है, बहुत काम है। तो मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो जनरेशन जो इसको जाना है वो तो जाना ही है। अब वो उन्होंने कोई हाथ से स्किल नहीं सीखा है, तो मैं रिकमेंडेशन करता हूँ आने वाले टाइम के अंदर कि हम, ऑटोमोबाइल एक बहुत बड़ा चैप्टर है जहाँ पे मेरे ख्याल आपको 2-3 साल लग जाए एजुकेशन लेने में, इवन प्रैक्टिकल में भी। तो मैं एक ऐसा सिस्टम शुरू करने वाला हूँ जहाँ पे थ्योरिकल कम प्रैक्टिकल ज्यादा हो।
तो वो एक हमने शुरू करना है, एजुकेशन का पार्ट है। मैं डिफेंस के लिए बहुत सी चीज़ें बनाना चाहता हूँ जो मेरे दिमाग में है। मैं ट्रैवल करवाना चाहता हूँ लोगों को ड्रोन के थ्रू, सेफली, हाईजैक ना हो, जिसके अंदर आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको हाईजैक कर लिया, वो नहीं। तो सेफली मुझे करवाना है। बहुत सी इन्वेंशन है, मैं मेरे पास आइडियाज हैं कुछ ऐसे जिसके अंदर टैलेंटेड लोग बहुत बैठे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है और उन्हें गाइड करने के लिए लोग नहीं है। तो उन लोगों को आगे लेके आना, और जैसे चाइना एक बहुत बड़ी शक्ति बन रहा है, इवन हम भी हैं, हम शायद सेकंड नंबर पे हैं, चाइना और इंडिया के बीच में हम सेकंड नंबर पे हैं। मैं यूएसए की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हम भी चाइना जितनी बराबरी करें, हम उससे आगे जाएं, एक वैसा भी प्लान है मेरे पास। तो ईश्वर हमें लंबी आयु दे, हमें हमें दिमाग दे, हमें हमें सोचने की शक्ति दे, और जो हम काम सोच रहे हैं अपने देश के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कर सके। तो हमें ताकत दे और जल्दी से जल्दी हम कर पाएँ वो सब चीज़ें, और किसी का नुकसान ना करें और किसी को नीचा ना दिखा सकें उन सब चीज़ों के लिए। तो बस ये सब चीज़ें प्लान है हमारा। आप भी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे बड़ा प्राउड होता है कि आप चीज़ों को इतना, मैंने आपसे बात भी की थी कि आप इतना महंगा नहीं बेच रहे हैं चीज़ें जो आप बेच रहे हैं, किट्स वगैरह। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपने बारे में ना सोच के आप दूसरों के लिए सोचते हैं कि दूसरा कमाए सबसे पहले, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं भी आपको बड़ा धन्यवाद दे रहा हूँ। शुक्रिया। Thank you so much, sir. जी। So that's a wrap for today's episode. If you found anything useful and if you have any good takeaways, you can follow us on Instagram, YouTube, so that you don't miss an update from us. If you think about upgrading your BMW, Mercedes, or Audi, you can contact us for high quality specialized body kit that fits well, looks well, and lasts long. I'm Swapnil, founder of Cartel. Thank you so much for joining.